स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चों लोग, आज आमीन का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने अपना बेस्ट एफर्ट उसमें दिया होगा और इस वाले एग्ज़ाम में एकदम बढ़िया सॉल्व करने लायक डिसेंट क्वेश्चन आए थे। मैं इस तरह के पेपर को हमेशा डिसेंट पेपर बोलता हूँ, मतलब एकदम ये नहीं बोलूँगा कि आसानी आ गया और एकदम ये नहीं बोलूँगा कठिन आ गया। हाँ, पेपर का प्रेशर ध्यान रखते हुए जो लेवल पेपर का मेंटेन करना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह का पेपर जो है मेंटेन किया गया, उस तरह का लेवल जो है मेंटेन किया गया और मस्त मस्त क्वेश्चन दिए। तो हम लोग इस वाले वीडियो में क्या करने वाले हैं, मेरे साथ जितने भी क्वेश्चन आपके आमीन एग्जाम में पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्रॉस वेरीफाई करने वाले हैं और अंत में इस वाले वीडियो के हम लोग जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस वाले एग्जाम में। ठीक है, तो चलो फटाक से शुरू करते हैं। ये आ गया मेरे सामने कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा साइबर अपराध मानी जाती है। तो हाँ भाई, जो साइबर अपराध माना जाता है वो माना जाता है ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मेलवेयर फैलाना। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर कहता है निम्नलिखित में से कौन से तरीके सर्च इंजन और यूट्यूब का प्रयोग करके प्राप्त करने का सही तरीका है। तो इसमें मेरे पास इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल भर भर के पूछे जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि आपको जो है 3-4 कथन दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि इसमें से एक सही को पहचानिए। ठीक है, तो जब मैं तीनों चारों कथन एक एक करके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का प्रयोग करके शैक्षणिक लेख योजना सही है। यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खोजना सही है और सर्च इंजन के उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करके सटीक वाक्यांश का परिणाम पाना सही है। तो इसमें जे के और एल सही होता, एम इसमें सही नहीं है। सॉरी। ठीक है, चलो फटाक से चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंप्यूटर से, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में फाइलें स्थानांतरित करने के लिए आपको जो चरण है वो क्रम में जमा कर देने थे। जैसे क्रम में जमा कर पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आए थे और हमने अपनी टेस्ट सीरीज इसको बहुत प्रैक्टिस किया भी था। तो जो सही इसका क्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये चलो फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। मैं इसमें आंसर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन जब डिटेल में डिस्कस करना होगा तो अपन उसको अगले वाले सेक्शन में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, कहता है डॉट मैट्रिक्स का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है। तो जो डॉट मैट्रिक्स है उसका प्रयोग अधिकतर बहुप्रतियों वाले फॉर्म या रसीदों की आवश्यकता होने पर किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पर कहता है कौन सा आउटपुट उपकरण डिजिटल जानकारी को मुद्रित रूप में परिवर्तित करता है, और वो है कुछ और नहीं, प्रिंटर। हम लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना, तो यही इसका सही जवाब था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक डीवीडी लगभग कितने डेटा को सीडी की तुलना में संग्रहित कर लेती है। तो डीवीडी जो है लगभग 5 गुना डेटा को सीडी के मुकाबले संग्रहित कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये था कथन और उस पर कारण वाला क्वेश्चन। ये भी पैटर्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको फटाक से देख लेते हैं। इस पैटर्न पर हमने खूब प्रैक्टिस की भी थी और उसी पैटर्न के आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें का कथन कह रहा है कि केवल सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता। ये वाली बात एकदम सही है। सिर्फ डब्बे को पकड़ के क्या कर लोगे। कारण
इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संसाधित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुमति देते हैं। ये भी बात सही है और ये इसका जस्टिफिकेशन भी देता है, इसलिए इसका सही जवाब होना था ऑप्शन नंबर ए। फटाक से चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर कहता है, अच्छा सही जोड़ी मिलान करना था। कॉलम 1 में मेरे पास पेन ड्राइव, सीडी, फिर उसके बाद डीवीडी, हार्ड डिस्क और उसके उपयोग दूसरी तरफ उसने लिख कर दे दिए थे। तो इसमें जो सही मैचिंग है, पेन ड्राइव पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस होता है, ए पर सेकंड आना था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाना था। चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर कहता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मुझसे पूछ रहा है वो कि भाई एंटीवायरस का प्रयोग आप किस लिए करते हैं। तो हमको पहली बात पता है कि एंटीवायरस का प्रयोग हम लोग को जो भी हानिकारक प्रोग्राम होते हैं उनका पता लगाने और उसको हटाने के लिए करते हैं हम लोग। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। तो ये चलो चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं तो एक स्क्रीन पर आपको बढ़िया दिखेगा। हाँ तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए, 4 कथन दे दिए और उस पर उन्होंने ये कहा कि आप हमको ये बताइए कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो पहला वाला अगर आप देखें तो कहता है सीपीयू निर्देशों को संसाधित करता है। तो इसका मतलब ये वाली जो बात है वो सही है। अगला, सीपीयू स्थायी डेटा संग्रहित करता है जैसे हार्ड डिस्क, नहीं। सीपीयू प्रोसेस करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, हाँ। सीपीयू इनपुट आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है, हाँ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कंफर्टेबल? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा हिंदी विथ ग्रामर शुरू हो जाता है, तो एक एक करके इसको भी रिलैक्स होकर सीखते हैं अपन। इसमें भी आंसर क्या क्या होंगे सही उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर वो कहता है कि आपको जो लिखे हुए उसको सही क्रम में जमाना था, ठीक है। तो अगर आप सही क्रम में इसको जमाने जाते तो उसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए थोड़ा सा मेरे को जो स्क्रीन के ऊपर ले जाना पड़ेगा ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से आपको जो है मुहावरा बनाना था। बहुत ही सीधा मुहावरा था, अपना उल्लू सीधा करना। और मुझे उम्मीद है आप सारे बच्चों ने इसका जो है सही जवाब दिया होगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कंफर्टेबल? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर की तरफ जो कि होने वाला है 13 नंबर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर लिखा हुआ है कि कॉलम आपके पास गिवन है और आपको जो है उन कॉलम को अरेंज करना था। तो जब मैं उस कॉलम को अरेंज करने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि अव्ययी समास वो होता है प्रतिदिन के भाव के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं वाली चीज को ध्यान देना चाहिए आपको पेपर में। अक्सर वो क्या करता है, नहीं वाली चीज पेपर में पूछ लेता है और बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। सही जवाब उसका तटनी। तटनी नहीं है, बाकी सरोवर, पुष्कर, तड़ाग सब उसके पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 कहता है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद की वर्तनी का सही विकल्प आपको बताना है, ठीक है। मतलब उसके अपेक्षा क्या प्रयोग किया जा सकता है वो आपको बताना था। तो इसका जो सही उच्चारण है वो है उच्छ्वासित, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बिजली का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा था। बिजली का पर्यायवाची चंचला, तड़ित और दामिनी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता। अगला है, अली के अनेकार्थी शब्द आपको बताने थे। तो अली के अनेकार्थी शब्द, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अली के अनेकार्थी शब्द भौरा, कोयल और मदिरा या सखी, और कुछ संभव है इसमें। तो इसमें मुझे और कुछ संभव नहीं लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है कि आपको निष्कपट किस संधि का उदाहरण है ये बताना था। तो निष्कपट दरअसल विसर्ग संधि का उदाहरण, जिस बच्चे का पेपर उसने डी जो मारा है एकदम सही मारा है। अगला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग
किस वाक्य में हुआ है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें देखो कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आ गया अपन 20 पर। यह आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 पर कहता है कि भाई कथन और कारण है। तो कथन में लिखा हुआ है कि परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। एकदम सही बात है कि व्याकरण से ही नियंत्रित होती है, और उसका कारण यह है क्योंकि परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शिक्षा और साहित्य और शासन में होता है। ये उसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होना था ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाला क्वेश्चन जो है इंग्लिश ग्रामर का है। इंग्लिश के भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस वाले एग्जाम में आपसे पूछे गए। उम्मीद है आपने इसको बढ़िया अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आपने मेरे से इंग्लिश पढ़ा होगा तो मैंने कई दफा बताया है कि ऐसा सेंटेंस वो जो है बना कर दे देता है, उसमें अंडरलाइन कर देता है और पहचानने के लिए कहता है कि बताओ इसमें कौन सा वाला जो टर्म है वो नाउन है, कौन सा वाला प्रोनाउन है, कौन सा वाला वर्ब है। तो ये जो हु है ये दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट है दे बिगेन टू लर्न डैश न्यूट्रिशन व्हेन दे वर एट प्राइमरी स्कूल। तो जब वो प्राइमरी स्कूल में थे तो दे बिगेन टू लर्न अबाउट, इस पर आना चाहिए था, न्यूट्रिशन के बारे में, ऐसा ये सेट होता। नेक्स्ट है आई डिडंट बाय डैश फ्लावर्स। अब देखो मैंने आपको ये बात बताई है कि फ्लावर्स क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लोगों को फ्यू का प्रयोग करना होता है, तो इसका जो सही जवाब था वो था फ्यू। ठीक है, बाकी ये जो लिटिल और ये जो मच है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, और जो एनी है वो दरअसल सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होता है, और एनी के लिए तो निगेटिव टोन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर फ्यू का प्रयोग किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पर अपन आ गए हैं। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पर कहता है व्हाट अमेज मी डैश हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड। व्हाट अमेज मी, व्हाट अमेज मी का सेंस है कि मुझे जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है उसकी वो क्षमता जिससे वो बॉल को बहुत ताकत से हिट करता है, इज इस पर सही बैठना था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि क्रिस गेल के बारे में आपने सुना होगा, क्रिस गेल जब छक्का मारते थे तो पूरा मैदान से बॉल जो है बाहर गुम जाती थी, लोग बॉल ही ढूंढते रह जाते थे। तो ये उनके लिए स्टेटमेंट है, क्रिस गेल के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर कहता है आई यूजुअली गो टू द जिम 4 times डैश वीक। अब 4 times अ वीक, इस पर सही होना था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर कहता है 2 कॉलम उसने हमको बनाकर दे दिए हैं और उसके बाद उस पर आपको मीनिंग बतानी है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला लिखता है पास द बटन। पास द बटन दरअसल होता है हैंड ओवर, पास द बटन का मतलब होता है हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए पर जो है थर्ड आएगा, बाकी आप सारे मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, अगला थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कष्ट हो रहा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर कहता है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऐसा इंसान जिसने खुद अपनी जीवनी लिखी है उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अगर खुद लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी होगी। चलो, उम्मीद है आप यहाँ तक सेटल हो गए। चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर कहता है, थोड़ा इसको मुझे फिर से छोटा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर देते हैं। चलो अब थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 पर उसने आपको 4 सेंटेंस दे दिए और उसने आपको ये कहा कि पहचानो कि भाई कौन सा वाला जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो पहला कहता है द मेडल्स
were presented by Nelson Mandela, all our money and passport were stolen. अब कह रहा है द सेंटेंस 1A हैज द एजेंट, मतलब सब्जेक्ट, जो कि करेक्ट बात है. नंबर के, द सेंटेंस 1B हैज नो एजेंट. हाँ एकदम कई सही बात है, किसी एक को हम लोग इसमें पॉइंट नहीं कर रहे, बता रहे कि हमारा सारा का सारा सब कुछ खो गया. ये वाली बात एकदम सही है. द सेंटेंस 1A इज रॉन्ग 1B इज राइट. नहीं, दोनों ही सही है. द सेंटेंस 1B इज इनकरेक्ट. नहीं, दोनों ही सही है. तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, कंफर्टेबल. चलो चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 29 की तरफ. ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 में आपको जो है असर्शन दिया हुआ है और उसके बाद आपको रीजन दिया हुआ है. आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत, और अगर व्याख्या मिलती है कि नहीं मिलती है. मैं पढ़ रहा हूँ. इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड रेदर देन द एग्जैक्ट वर्ड्स. तो बता रहा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, हम जो है उसमें जो भी कहा गया है उसकी मीनिंग बताते हैं एग्जैक्ट वर्ड बताने के बजाय, जो कि एकदम करेक्ट बात है. ठीक है, अब उसका कारण क्या है. ट्रेवर सेज ही इज टायर्ड. अब देखो ये जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी हुआ. ये एक परिभाषा है और ये एक जनरल सामान्य सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये जो है सही है. ठीक है, कंफर्टेबल. चलो आगे बढ़ते हैं. हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 30 पर. क्वेश्चन नंबर 30 पर कहता है आई एम राइटिंग सम ऐसे, और आपको इसमें क्या करना था, आपको इसमें बताना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 पर कहता है आई एम राइटिंग सम ऐसे. बोल रहा है द सेंटेंस इज रॉन्ग. आई एम राइटिंग सम ऐसे. ये सच में यहाँ पर सम नहीं आना चाहिए था. ये वाली बात सही है कि वो गलत लिखा हुआ है. आई एम राइटिंग एन ऐसे होना चाहिए था. मतलब सही अगर करना है तो यहाँ पे एन लगा देना था. दूसरा, द सेंटेंस इज राइट. ओके, अब एक बार अगर मैंने बोल दिया कि वो रॉन्ग है तो फिर राइट वाला क्यों चुनूंगा मैं. अगला, ऐसे इज काउंटेबल नाउन. ऐसे इज नॉट अ काउंटेबल नाउन. अगर मैं ऐसे पर एन लगा पा रहा हूं मतलब वो काउंटेबल है, तभी तो मैं लगा पा रहा हूं आर्टिकल, वरना नहीं लगा पाता. ये वाली चीज सही है, ये वाली चीज सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है. ऐसा. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ. ये आ गया मेरे पास मैथ्स का सवाल. मैथ्स के सवाल में फटाफट अपन सॉल्व करना चालू करेंगे. क्वेश्चन नंबर शुरू करता हूं मैं 31 से. तो क्वेश्चन नंबर 31 पर कह रहा है कि रेडियस आपको दे दी है हमने, और आपको बताना है कि गोले का जो आयतन है वो कितना प्रतिशत घटेगा. आपको इसे फंडा लगाना था नेट परसेंटेज चेंज का, जो कि होता a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला, जिससे इसका आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं. क्वेश्चन नंबर 32, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. बोल रहा है कि यदि कोई रैखिक समीकरण है जिसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो वो रेखाएं कैसी होंगी. जब वो रेखाएं समानांतर होंगी तभी तो उसका कभी कोई हल प्राप्त नहीं होगा. ऐसा. ठीक है, प्रतिच्छेदी के केस में एक हल मिल जाएगा, ऐसा कट रहा है तो. संपाती केस में एक के ऊपर एक होगी, अनंत हल मिल जाएगा. लंबवत के केस में भी एक हल मिल जाएगा. समांतर के केस में कोई हल प्राप्त नहीं होगा. चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है भैया दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे दो नगरों से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 120 की रफ्तार से. 120 किलोमीटर की दूरी है और एक का जो स्पीड है 5 है, दूसरे का स्पीड 7 है. कितने समय बाद मिलेंगे. कुछ नहीं करना था, इसमें रिलेटिव स्पीड का फंडा लगाना था. तो जैसे ही आप वो फंडा लगाते तो 120 किलोमीटर है, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दोनों की स्पीड जो है ऐड हो जाती है क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में. 7 + 5 किलोमीटर पर आवर. इसको सॉल्व करते तो आ जाता 10 आवर, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ. आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 34. एक क्वेश्चन नंबर 34 को जब अपन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 34 पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाते
तो ये इस तरह का पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते थे क्या अपन। और फिर अगर आपने ये वाली चीज सुनी होगी, क्या सुनी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो x की जो वैल्यू निकलती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के हिसाब से हम लोग इसको निकालते हैं, है ना। ये आपने सुना होगा, सही है। तो अगर आप ये वाला फंडा इसमें इंप्लीमेंट करते, ये वाली चीज में इंप्लीमेंट करते, तो आपको दिखाई देता कि एक ही जो है दो वैल्यू निकल कर आती, ठीक है, एक ही दो वैल्यू निकल कर आती, और जो दोनों वैल्यू है वो दरअसल लाई करती 2 से 3 और -2 और -1 के बीच में। तो इसका जो सही जवाब टिक करते हैं अपन वो होता के और एल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको अगर इतना भी याद हो जाता कि भाई शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो भी आप इस वाले क्वेश्चन को टिक करके चले आ जाते, है ना। तो अगर आप इस वाले क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलान करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो एक ही जगह पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बाकी आप स्वयं से चेक कीजिएगा। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 36 की तरफ। 36 वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। मैं कभी जब सॉल्यूशन लूंगा तो आपसे डिस्कस करूंगा। वार्षिक जो भुगतान करना पड़ेगा उसके इसमें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 200, ठीक है। आगे चले, चलो फटाक से चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 पर फिर से वही फॉर्मूला लिखकर दे दिया है, सही जोड़ी मिलाना था। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन को 100% सही किया होगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सही है। चलो फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में भी आपको सॉल्व नहीं करना था, बस आपको बताना था कि उसका क्रम क्या होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपके एग्जाम में बहुत आते हैं और आए भी है। तो आप पहली बात को समझो कि जब मैं औसत चाल निकालूंगा तो सबसे लास्ट में ही निकलेगी, बाकी पूरा मेथड सब लगा लेने के बाद तो मेरा ओ जो है फॉर श्योर लास्ट में होना चाहिए, और वो एक ही जगह पर था तो सीधा बी मार देते, बाकी सब कुछ देखने की जरूरत भी नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ गया मैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पर आपको जो है वृत्त के गुण बताने थे। तो वृत्त के गुणों में जो 3 गुण इसके सही है वो है के, एल और एम। बाकी जे जो है सही नहीं है, यहाँ पर अगर 60 की जगह 90 लिखा होता तो वो सही हो जाता, ठीक है। चलो चलता हूं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में भी आपको सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस बताना था। तो इसको जो अरेंज करने का जो सही प्रोसेस है वो है ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही जवाब है। चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन 41 में ज्यादा कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। और जब आप इसको सॉल्व करते तो मतलब एक थोड़ा सा कैलकुलेट करके दे देता हूँ, 2 एकम 2 और 1 3, वो आ जाता 3/2, और ये आ जाता 2 3 दूनी 6, 6 और 2 आ जाता 8/3। और यहाँ पर मैं इन दोनों के एलसीएम 6 से जब गुणा कराता तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तो अब देखो उसने बोला है कि बड़ी वाली संख्या बताओ, बड़ी वाली संख्या 9 और 16 में 16 है, मतलब जो भी जवाब होगा 16 का गुणक होगा। तो कभी मारता तो इन दोनों में नहीं मारता, इन दोनों में कोई एक मारता, ठीक है। तो थोड़ा सा जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा सी, सी इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलता हूं मैं फटाक से आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 42। क्वेश्चन 42 में जो इन्होंने जो क्रम जमा कर दिया हुआ है वो एकदम एक्यूरेट वाला तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब क्या करें, अब जो क्रम दिया हुआ है उसी में से एक चुनना होता है। तो जब मैं इसमें से क्रम चुनने के लिए जाऊंगा तो जो गिवन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है, तो मैं अभी जो है विशेष रूप से सिर्फ आंसर कवर कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है बस टर्मिनल। मैं कहूंगा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन में सबसे मस्त क्वेश्चन था, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन किसी बच्चे ने बनाया है तो मैं मानूंगा कि हाँ यार, उसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए थे, मतलब समझो कि अपना हाथ इसमें तगड़ा है। मैं आगे जब कभी सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा तो इसका जरूर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। मस्त क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 44 में भी आपको एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको दो चीजें पूछ ली थी उसने, जो कि सॉल्व हो सकने वाला क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ब्याज आपको मिलेगा वो मिलेगा जे के लिए 5% और अगले के लिए 5.125%। तो जे और एल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन बनाया है तो शाबाश, गुड, मजा आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 45 पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 10। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर आ गए अपन 46 की तरफ। क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 46 पर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजक होते हैं, तो ये किसमें होता है ये आपको बताना था। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो इस पर जो होता है विकर्ण जो एक दूसरे समद्विभाजक होते हैं वो समचतुर्भुज और वर्ग के होते हैं, मतलब कि बी इसका सही जवाब था। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको जो है इस द्विघात समीकरण को हल करके बस इसके जो है आपको मूल बताने थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना था, जो कि कोई ऐसा विशेष टास्क नहीं था। और इसको जब आप सॉल्व करते तो इसका सही जवाब मिलता आपको 5/√2 और √2, तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आ गए अपन 48 की तरफ। क्वेश्चन 48 मैंने कहा था कि मैथ्स में भी आपको जो है बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कथन और कारण वाले, तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। क्वेश्चन 48 पर कह रहा है कि भाई, कथन एक बार पढ़ लेता हूँ। निकाय संगत है और उसके अनंत हल हैं, अर्थात जो रैंक है वो बराबर है और पदों की संख्या से कम है। ठीक है भाई, ऐसी स्थिति में निकाय स्वतंत्र चर होते हैं और उसके कई मान ग्रहण कर सकता है। तो इस वाली स्थिति में ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल से था। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ठीक है, उसने पूछा है तो कंसिडर करेंगे अपन। मतलब थोड़ा सा हाई लेवल उसने पूछ लिया था, एक्सपेक्टेड नहीं था ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन उसने पूछा उसे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 पर जो है सीधा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है रेखीय समीकरण था। 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना था इस पर, और इसका जो सही आंसर मिलता आपको वो मिलता 4 सही 1/2, ये इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 पर वो कह रहा है कि जो कथन है वो है मेरे पास, ये वाली चीज पढ़ रहा हूँ, ये वाली चीज पढ़ रहा हूँ। जो कथन है वो है कि x की वैल्यू जो है 60 है और y की वैल्यू जो है 40 है। ठीक है, तो उस आदमी की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन जो है आप सारे बच्चों ने सॉल्व किया होगा, है ना। और वो कह रहा है कि औसत गति का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, देखो जो फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसमें इसको भिड़ा हुआ तो 48 आएगा, जो कि एकदम सही बात है। ये वाला क्वेश्चन आपने मेरे साथ एकदम क्लास में किया होगा, एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन, डेटा भी मैं यही वाला लिखवाता हूँ इवन। ये 2 ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए ये वाली चीज सही नहीं है, मतलब कथन सही है कारण गलत है। ये इसका सही जवाब हो जाना चाहिए था। इस हिसाब से कथन सही कारण गलत, तो मैं इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक करके आता, ये वाला ऑप्शन मैं इसमें टिक करके आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 51 पर। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के दरअसल ये क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 51 पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन
62 रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन एनालॉजी के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, हाँ क्वेश्चन 53 पर कहता है कि भाई मैंगो है, बनाना है, आपको ऑरेंज के लिए कोड बताना था। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में आपके पास दो कॉलम बने हुए हैं और दोनों कॉलम में हमको आंसर चूज करना था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सन। चलो जल्दी से चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 56। क्वेश्चन 56 में सीरीज फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन आया था। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 पर कथन और कारण हमको दिया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन 58 पर कहता है कि एक इंसान है जो 30 मीटर जो है नॉर्थ पर जाता है, तो उसके बाद दाएं बाएं मुड़ता है, तो उसका जो सही जवाब आता वो आता 10 मीटर। डायरेक्शन का सवाल पूछा गया आपसे। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल था। बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकने वाला सवाल था। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप सारे बच्चों ने बनाया होगा। इसका जो सही जवाब था वो था 50। ठीक है, चलो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन में जो इसका कथन लिखा हुआ है वो आप सॉल्व करेंगे तो वो गलत है, बाकी जो कारण है वो दरअसल सही लिखा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गया मैं 61 पर। तो 61 पर आप देखेंगे 144, 169, 196 ये दरअसल स्क्वायर लिखे हुए हैं। 12 की घात 2, 13 की घात 2, 14 की घात 2, 15 की घात 2 ऐसा। तो आपको उसने पूछा है कि ना हमको ऑड वन आउट बता दो, कि आपको बता दो कि इसमें से जो सबसे अलग है वो आपको कौन लग रहा है। तो अगर आप ध्यान देते तो 12, 14 और 15 एक सामान्य संख्या है, लेकिन जो 13 है वो दरअसल एक अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या के कारण इसमें 139 इसका जो है करेक्ट जवाब हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। मैं इसमें टिक नहीं कर पा रहा हूँ, वो थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो गया है। थोड़ा मैं कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा था। अब आ गया मेरे पास पेन, देखो एरर आया ना। ठीक है, तो टिक कर देता हूँ, वरना बाद में आपको लगेगा कि पता नहीं क्या जवाब बता के चला गया आदमी। तो ये जवाब बता के गया था मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्राइम है। सही है, चलो आगे बढ़ता हूँ। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। हाँ, उम्मीद है पढ़ने में भी आ रहा होगा अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 62 में मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ मैचिंग मैच करानी थी और इससे सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 63 की तरफ। 63 में फिर से वही क्रम जमाने पर सवाल आया। क्रम जमाने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर कर आए थे। इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। चलते हैं नेक्स्ट 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कोडिंग डिकोडिंग का दरअसल हमसे सवाल पूछा गया और इस पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जे एंड के ओनली। सही है, चलो फटाक से चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन 65 की तरफ। 65 में कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी के साथ मिक्स होकर आया और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, TVX। ये जो टिक लगा हुआ है ये सही लगा हुआ है। ठीक है, मेरी पेन फिर से हैंग हो गया बोर्ड। 65 पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। कंफर्टेबल? दिस इज द TVX। TVX इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखो मैं अगर, तो कह रहे हैं कि आपसे हमको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला जो है परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब मतलब कि
इसका जो है आप जब क्यूब रूट निकालोगे, मतलब पावर 1/3 निकालोगे, तो वो सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है जे, एल और एम, ऑप्शन नंबर सी इस पर करेक्ट जवाब है। जे, एल और एम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। पेन आएगी टिक भी कर दूंगा, अभी इत्मीनान से सुन लो। जे, एल और एम इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 66 पर, मैंने सी सही जवाब बताया है। हाँ देखो एरर आ गया ना, तो अब पेन आ जाएगी अपने पास। तो क्या होता है, जब मैं तेज चलता हूँ ना तो बोर्ड जो है स्पीड मैच नहीं कर पाता है, तो एरर दे देता है ऐसा। ठीक है, कंफर्टेबल? चलो, और ये वाला भी टिक देता हूँ, फिर बाद में लगेगा ये वाला तो नहीं टिके थे, तो लो भाई ये भी टिक देते हैं, बाद में ऐसा ना लगे यही बोला था टिकने के लिए आपको। सही है, चलो तो छूटना नहीं चाहिए, सब में टिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में वो कहता है कि भैया अरेंजमेंट बनाकर हमको दे दो। ठीक है, दे देंगे। इसका जो सही अरेंजमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 पर भी मुझसे कहता है कि हमको अरेंजमेंट बनाकर दे दो, हम दे देंगे। और इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में वो कहता है कि एक ब्लड रिलेशन पर आपको क्वेश्चन पूछा गया और सॉल्व करते हैं अपन। तो जिन बच्चों का पेपर है उन्होंने एकदम सही टिका है, सही जवाब है बहन। सही है, कंफर्टेबल? चलो फटाक से चलता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 पे एक्सप्रेशन मेरे को दे दिया है, और जो उसने कहा है एक एक करके अपन उसको पुट करते तो अपने को सही जवाब मिलता, और सही जवाब आता ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज की तरफ अपन आ गए हैं, फटाफट इसको भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो पेन चली गई ना, बड़ा मसला है इसके साथ भी। क्वेश्चन नंबर 71 पर मैं बोल के बता रहा हूँ, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बॉम्बे, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है, 71 पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बॉम्बे। सही है, 1 मिनट में पेन आएगी, फिर उसको टिक भी करके बताऊंगा, जब तक सुन लो। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पर सही जवाब है मुंबई। सही जवाब है इसका मुंबई। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पर सही जवाब है कैल्शियम। कंफर्टेबल? सही है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 पर वो कहता है कि अल्फल्फा नाम है, ये दरअसल किसी और चीज का नहीं, ये घास का नाम है। ऑप्शन नंबर बी 74 पर बॉम्बे एकदम सही जवाब है, घास। क्वेश्चन नंबर 75 पेन आएगी, सारा कुछ टिक भी कर दूंगा, जब तक सुन लो। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पर उसने कहा कि भाई समतापीय ओजोन परत के क्षय की घटनाओं का सही क्रम मेरे को बताना है। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी, KLMNO। आगे बढ़ते हैं, चलो मेरी जो पेन है वो आ गई है, तो एक बार फटाक से ऊपर के क्वेश्चन को जल्दी से टिक करते हुए दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 से मुझे आपको टिक करते हुए दिखाना था, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर जो सही ऑप्शन है वो है बॉम्बे। ठीक है, चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 पर सही जवाब है मुंबई, दिस वन। सही है। क्वेश्चन नंबर 73 पर सही जवाब है कैल्शियम। सही है, चलते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 पर सही जवाब है घास। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 76 पर जो सही जवाब है वो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है वो कौन सा है। तो वो है जे और एल, कैंपोस और लानोज। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 77 पर मेगास्थनीज ने
किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही जवाब है इंडिका। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये टिक लिया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 पर अगर मैं देखता हूं तो वो कह रहा है कि भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है जे, एल और एम, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में संविधान 26 नवंबर। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? चलिए फटाक से चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 पर कहता है कि 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता, आपको बताना है कि कहाँ के अवशेषों की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 81 में, थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाँ ठीक है, इसमें आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 में जो कथन है वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। कथन में वो कहता है कि यूट्रिफिकेशन झीलों और तालाबों की पानी की गुणवत्ता को गिरा देता है। एकदम सही बात है कि वो गिराता है भाई। और दूसरा है अत्यधिक शैवाल वृद्धि से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जबकि शैवाल मर जाते हैं और विघटित हो जाते हैं, जिससे जलीय जीवन को नुकसान होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये उसकी व्याख्या भी करता है। मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, और 81 पर मैंने आपको बताया था कि जो सही जवाब है उसका है ए, तो जो उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इस वजह से मैंने इसका सही जवाब टिका है ऑप्शन नंबर ए। सही है। चलो फटाक से चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 पर आपको सही विकल्प चुनना था। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, मुझे माफ करना। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 82 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पर आपको उसने जो है कथन दे दिया था और आपको बताना था कि कौन कौन सा इसमें वैलिड है। तो इसमें जो वैलिड है वो दरअसल जे और एम वैलिड है। ठीक है, तो जे और एम अगर वैलिड है तो इस हिसाब से जो आप आंसर टिक करते वो लगाते ऑप्शन नंबर बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो फटाक से चलते हैं अपन अलग वाले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ गया है मेरे पास 83। क्वेश्चन नंबर 83 पर भी आपको जो है सही ऑर्डर में जमा कर देना था, और उसको सही ऑर्डर में जमाने के बाद आपको जो सही जवाब मिलता वो मिलता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 पर हमको जो है इसे सॉल्व करना है और सही ऑर्डर में जमाना है। सही ऑर्डर में जमाने का जो क्रम था वो था ऑप्शन नंबर सी। कंफर्टेबल? चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए फटाफट आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ, बाकी अपन इसका डिटेल जो है आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 पर जो सही जवाब है वो आना चाहिए था दक्षिण कोरिया। सही है, ओके यहाँ तक अपन लोग। चलो फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर 87। क्वेश्चन नंबर 87 भी जो है कथन कारण वाला क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब बनता वो बनता ऑप्शन नंबर ए। सेट है। चलो क्वेश्चन नंबर आ गए अपन 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 पर आपको बताना था कि भाई प्रति व्यक्ति आय की गणना का आशय से आपका क्या आशय है? तो है कुल आय बटा कुल जनसंख्या। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 पर वो कहता है निम्न से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? चलो फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ गया अपन 90 में। 90 में कहता है कि भारतीय नदियों में उनको लंबाई के अनुसार जमाना है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। कंफर्टेबल? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 पर कहता है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1869 में हुआ था। सही है, चलिए
क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। इसको ना 90 को जो है आंसर में इसका एडिट कर रहा हूँ, आप भी एडिट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो इसका 90 का सही जवाब है वो डी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे सेट कर लेना, ठीक कर लेना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 90 पर सही जवाब है डी, ठीक है। इसको आप सही कर लेना, इसको मैं एडिट करवाया हूँ। ओके चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं अपन 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 पर कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, ठीक है भाई। तो भारत में जो भारत की वित्तीय बाधाएं इसका जो है कारण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 पर वो आपको कॉलम मैच करके बताना था। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। जिस बच्चे का पेपर है उसने एकदम सही जवाब मारा है, गुड, शाबाश। आते हैं अपन लोग अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 94 पर। हाँ क्वेश्चन नंबर 94 पर क्या कह रहा है उसे सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पर भारत का संविधान भाग 4 के लिए उसने आपसे पूछा, जिसका सही जवाब हो जाएगा मूल कर्तव्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे क्रम जमा कर देना है, मैं बहुत आराम से क्रम जमा कर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर मुझे जो घटनाएं हैं उसका क्रम जमाना है, और घटनाओं का जो क्रम है वो है सही वाला ऑप्शन नंबर सी। सही है, कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग। चलो आगे आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 पर वो हमसे कह रहा है कि आपको जो है सहभोजिता का उदाहरण देना है। तो सहभोजिता जो है वो है जे, के और एल में, ठीक है, कंफर्टेबल। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट वाला 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 पर आपको पूछ रहा है वो कि भाई निम्न संस्कारों को उनके संपन्न होने के अनुसार आपको जमा कर देना होगा। अच्छा वो नेक्स्ट है क्या? हाँ 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं को विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं करती है? तो है अभिजीत सेन समिति, ठीक है, कंफर्टेबल। चलो आते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न संस्कारों को उनके संपन्न होने के क्रम के अनुसार हमको जमा कर देना है। जिस तरह से इसका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? आगे चलो चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 99 पर। 99 नंबर का क्वेश्चन है, सचिन का फेवरेट नंबर है। सचिन अक्सर 99 पर जाकर टक हो जाते हैं, तो ए पर आ जाएगा 3। हालांकि बहुत महान बैट्समैन है और आज सचिन की सेंचुरी बनेगी। और क्वेश्चन नंबर 100 पर, क्वेश्चन नंबर 100 पर ये आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 पर कहता है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थापना, प्रकाशन और उसकी शुरुआत आपको बतानी है। तो ये जो उसका सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। तो उम्मीद है कि आपने ये जो सारे आंसर हैं वो टैली कर लिए होंगे और आपका जो पेपर है वो भी बढ़िया एकदम गया होगा। जो कट ऑफ है मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम में जाना चाहिए और आपको उसके हिसाब से ही जो है अपने अगले स्टेप के लिए तैयार रहना है। वो ये हो सकता है कि जो जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 83 प्लस कट ऑफ जाएगा। ओबीसी वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए 81 या 82 प्लस कट ऑफ जाएगा। और उसके बाद एससी वाले बच्चों के लिए 80 से 81 कट ऑफ जाएगा। और एसटी वाले बच्चों के लिए 79 से 80 तक का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ये टेंटेटिव कट ऑफ है। उम्मीद है कि इतना तो इस एग्जाम में बिल्कुल टच करेगा ही करेगा। पेपर का लेवल जो है बहुत डिसेंट था और एकदम बनाने लायक क्वेश्चन आए थे। हाँ बिल्कुल कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे लेकिन कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपने इस वाले सेशन को एंजॉय किया होगा। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर ही डिस्कस किए हैं, सॉल्यूशन हम लोग आने वाले समय में किया करेंगे, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अब आज वाला दिन जो है आराम से एकदम रिलैक्स कर लो, फिर कल से एक नई जंग शुरू होगी किसी नए लक्ष्य के लिए, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।